जय हिंद। क्लास 10 जैक बोर्ड का हम लोग इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का जो है वो सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न देखने से पहले एक बार आप जरूर कमेंट कीजिए कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। और ये चीज पता करना है मुझे कि आखिर मेरे चैनल में जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से जो है वो ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। और मैं जो हूँ वो चतरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और जो भी है चतरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ वो जरूर जो है वो कमेंट कीजिए। और भी कौन कौन कहाँ से कौन डिस्ट्रिक्ट से वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग जरूर से एक बार कमेंट में बताइए कि कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से आप लोग वीडियो को देखते हैं। सो तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे यहाँ सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी पहले हो चुका है, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप लोग वहां से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से 31 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके, और जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में जरूर ज्वाइन कर जाइए, क्योंकि वहां ज्वाइन करने के बाद आप लोग का पीडीएफ वगैरह, इसका भी पीडीएफ जो है आप लोग को वहीं मिलेगा। पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए तो पीडीएफ आप लोग को वहां मिल जाएगा। आप जरूर से जरूर जुड़े हुए रहिए वहां टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। तो हम लोग यहाँ समझेंगे प्रश्न 31 नंबर से। 30 तक तो ऑब्जेक्टिव था, हो चुका है। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रवाद क्या होता है? तो राष्ट्रवाद का मतलब है कि देश के प्रति प्रेम, है ना, अपने देश के प्रति लगाव प्रेम की भावना को ही जो है वो राष्ट्रवाद बोला जाता है। जैसे कि हम लोग भारत, हम लोग का देश है ना, भारत माता की हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग भारत के प्रति बहुत ज्यादा लगाव है, क्योंकि हम लोग यहाँ का नमक खाते हैं, है ना, यहाँ का गुण गाते हैं। इसीलिए जो है हम लोग जो है वो हम लोग के जो है देश के प्रति बहुत ज्यादा लगाव होने के ही जो हम लोग इस विचार को ही जो है वो राष्ट्रवाद कहेंगे। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने देश से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, और इस तरह का जो विचार होता है ना कि अपने ही देश से जो है वो, जैसे कि आप लोग यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू समझिएगा कि हर घर में जो है वो किसी न किसी परिवार के साथ में बहुत ज्यादा जो है वो क्लोजली रहता है, संबंध रहता है, हर एक का जो है फिक्र किया जाता है। तो किस तरह से जो है परिवार में हर सदस्य एक साथ में जो है बहुत अपनापन का जो है वो विचार रहता है, उसी तरह से देश के साथ, है ना, देश के साथ अपनापन विचार जो रहता है उसी को हम लोग जो है राष्ट्रवाद बोलते हैं। अभी जैसे बोलेंगे कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, इस तरह से अगर हम लोग बोल देते हैं तो हम लोग को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर हिंदुस्तान को अगर बोल दिया तो हम लोग को बहुत गुस्सा आएगा, है ना। इस तरह से अगर कोई बोलेगा तो यही जो है ना, यही विचार जो है वो क्या है? राष्ट्रवाद है। तो यही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि राष्ट्रवाद का मतलब है कि अपने देश के प्रति प्रेम, एकता की भावना को, विचार को ही जो है वो राष्ट्रवाद बोला जाता है। और इससे जो है लोगों की साझा पहचान बढ़ता है। राष्ट्रवाद की भावनाओं से जो है बढ़ावा देने के कई भी तरीके हैं, है ना। राष्ट्रीय ध्वज, जैसे हम लोग का तिरंगा है, राष्ट्रीय प्रतीक हो सकता है, राष्ट्रगान वगैरह तरह तरह की चीजें हो सकता है समझने के लिए। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? जी हाँ, तो साइमन कमीशन का गठन जो है वो यहाँ सारा लिखा हुआ है कि क्यों था, सो है ना। तो साइमन कमीशन का गठन भारत में संवैधानिक सुधार की समीक्षा और भारत सरकार अधिनियम 1919 की जो है प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए ये साइमन कमीशन को भारत लाया गया था। ठीक है, और इस आयोग में औपचारिक रूप से भारतीय वैधानिक आयोग का नाम से जाना था, और इसके अध्यक्षता जो था वो अध्यक्ष उस समय जो था वो सर जॉन साइमन था, है ना। इसके और भी उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था साइमन कमीशन को भारत आने का? मेन क्या उद्देश्य था? तो भारत में सरकारी प्रशासन की जांच करना, सरकारी प्रशासन जितना भी यहाँ के, इसके बारे में जांच करना, मतलब देखना कि कैसे यहाँ चल रहा है, और संवैधानिक सुधार की समीक्षा करना, भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रभावशीलता का आकलन करना। मतलब ये सब साइमन कमीशन का भारत आने के गठन करने के पीछे ये सब जो है वो उद्देश्य था। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि मानव निर्मित पीडीएफ आप लोग को मिलेगा कहां? टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर जाइए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मिल जाएगा वहां से। नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, और जरूर से कमेंट करके बताइएगा आप लोग कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हैं। मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण देना है। मानव निर्मित मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ 5 संसाधन बताना है। तो मानव निर्मित संसाधन का 5 उदाहरण, सबसे पहला तो वाहन मानव बनाया है, पुल, सड़क, मशीन, उपकरण, ये सब जो है मानव निर्मित संसाधन कहलाएंगे, क्योंकि जिन्हें मनुष्य ने प्राकृतिक चीजें का इस्तेमाल करके बनाया है वो जो है वो मानव संसाधन ही कहलाएगा, और ये मूल्यवान भी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि जैव विविधता क्या है? तो प्रकृति में अनेक जीव पाए जाते हैं, तरह तरह के जीव है, इनमें से अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और जंतु भी पाए जाते हैं, एक दूसरे से जो है वो भिन्न होते हैं। जीवों में विभिन्नताएं ही जो है वो जैव विविधता कहलाता है। देखिए, हम लोग जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस धरती पर रह रहे हैं, यहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे और जंतु तरह तरह अलग अलग पाए जाते हैं, है ना। अलग अलग है ना जी, बिल्कुल है। जैसे कि मनुष्य है, फिर जानवर है, जानवर भी बहुत तरह तरह के हैं, अलग अलग तरह के पेड़ हैं, पौधे हैं, तो उन्हीं को जो है एक दूसरे से भिन्न होते हैं, और इन्हीं को जो है जैव विविधता बोला जाता है। अतः जैव विविधता सभी प्राणियों,
पौधे एवं सूक्ष्म जीवों के अनेक रूपता का परिवर्तनशीलता को जो है वो दर्शाता है। ठीक है, जैव विविधता जीवों का अनुकूल पर जो है वो आधारित रहता है। अब देखिए जैव विविधता जो है वो जिस तरह का वहां का वातावरण है उसी तरह का वहां का जो है जीव रहेगा। जैसे मान चलो पेंगुइन इधर मिलेगा हम लोग को झारखंड में? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ठंडा इलाका है ही नहीं, वो बर्फीली इलाका में रहता है। तो ये है जैव विविधता। नेक्स्ट है सामुदायिक सत्कार किसे कहते हैं? तो सामुदायिक सत्कार का मतलब है कि किसी समुदाय के लोगों का सम्मान करना, है ना। हर कोई भी समुदाय का है, चाहे कोई भी धर्म का है, कोई भी है ना, हर व्यक्ति को सम्मान देना, इज्जत करना ही जो है वो सामुदायिक सत्कार कहलाता है। ठीक है, सत्कार का मतलब होता है आदर करना, सम्मान करना, खातिरदारी करना, है ना, अच्छे उसके साथ में व्यवहार करना। अगर आंसर समझ में आ रहा है ना, अगर आप लोग का जो प्रश्न का आंसर जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि मुझे भी जो है वो मोटिवेट मिले। शहरीकरण से जो है, शहरीकरण किसे कहते हैं, है ना। तो शहर से जितने भी लोग रहते हैं और गांव में जितने भी लोग रहते हैं, दोनों में कुछ अंतर आप लोग को देखने के लिए मिलता है? जी बिल्कुल मिलता होगा, है ना। तो शहरीकरण का मतलब होता है ग्रामीण इलाके से लोगों का शहर में आना और शहरों के आकार में बढ़ोतरी। शहरीकरण एवं एक जो है वैश्विक बदलाव है, और यह एक सतत प्रक्रिया है जो कि चलते ही रहेगा, जिससे ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच में अंतर पैदा होता है। देखिए, शहर का जीवन अलग तरीका से रहता है, गांव का जीवन अलग तरीका से रहता है। शहर का खान पान अलग रहता है, गांव का खान पान अलग रहता है। ठीक है, तो ग्रामीण इलाके से लोग शहर में जाते हैं, वहां बसते हैं, वहां बढ़ोतरी करते हैं, और इस तरह की जो प्रक्रिया जो है कंटिन्यूअसली चलते रहता है। तो इसी हम लोग जो है वो शहरीकरण कहते हैं। और शहरीकरण के कारण छोटे छोटे गांव से लेके शहरों तक जो है सभी बस्तियों प्रभावित होता है ना। शहरीकरण के चलते जो छोटा गांव हो गया या फिर तो बस्ती है, सब जो है शहरीकरण के वजह से जो है प्रभावित होता है, और इससे वजह से जो है मेगा शहर का भी विकास होता है और भी बड़ा शहर का विकास होता है। जैसे एक होता है छोटा शहर, उससे बड़ा शहर, फिर उससे बड़ा शहर, नगर, इस तरह से। प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं, या फिर तो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? किसी भी देश में, है ना, किसी देश या क्षेत्र में रहने वाले लोगों की औसत आय को प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। देखिए, कोई भी देश में या फिर तो कोई भी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं और उनकी जो आय है, जैसे कि मान के चलिए कि हम लोग का झारखंड है, सपोज दैट हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं कि झारखंड में जो है वो 10 आदमी रह रहे हैं, है ना, और 10 आदमी में जो है वो सभी आदमी जो है वो कुछ मान के चलिए 5 आदमी जो है 5-5 हजार मंथली कमाता है, और बाकी जो है वो 5 आदमी जो है वो 2-2 हजार मंथली कमाता है। तो टोटल कितना हो गया? 5 आदमी 5-5 हजार कमा रहा है तो 25 हजार हो गया। ठीक है, उसी तरह से 5 आदमी जो है वो 2-2 हजार कमा रहा है तो कितना हो गया? 10 हजार। टोटल कितना हो गया? 35 हजार। अब 35 हजार को 10 भाग में बांट देना है। ठीक है, 35 हजार को जो है वो 10 भाग में बांट देना है तो कितना हो जाएगा? 35 हजार को जो है वो 10 भाग में बांट देना है तो कितना हो गया? 3500 रुपया हो गया। मतलब यहां समझिएगा कि 35, कितना भी जो है कोई व्यक्ति 5 हजार कमा रहा है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय निकाला गया तो 3500 रुपया ही हुआ। मतलब जितना आय रहता है ना उसको पूरा को जोड़ के और जितने व्यक्तियों रहते हैं उनसे भाग दे के जो है वो जो बचता है उसी को जो है प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। चाहे कोई ज्यादा कमा रहा है कम कमा रहा है, प्रति व्यक्ति आय जो निकलता है इसी तरह से निकलता है। तो किसी भी देश या क्षेत्र में रहने वाले लोग की औसत आय के प्रति आय कहा जाता है, और यह किसी देश के राष्ट्रीय आय की उनकी जनसंख्या से भाग देने पर मिलते हैं। अभी जस्ट हम बताए ना कि जितने जनसंख्या रहता है और जितना टोटल पैसा रहता है उसको भाग दे दिया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। यहाँ फॉर्मूला भी है, प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? तो देश की राष्ट्रीय आय बटा में जनगणना, जनसंख्या। नेक्स्ट है बाजार क्या है? तो बाजार का मतलब होता है वह जगह जहां वस्तुओं और सेवाओं को क्या होता है? क्रय विक्रय होता है। मतलब वस्तु को खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, उसी को हम लोग बाजार बोलते हैं। और बाजार में कई बेचने वाले एक जगह पर होते हैं, और ताकि लोगों को जो है उन चीजों की खरीदने की चाहत भी होते हैं, और लोग चाहते हैं कि खरीदे और उन्हें आसानी से वो चीज मिल सके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शॉर्ट टाइप आंसर यहां से। नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न। इससे पहले कि आप लोग का जो है शॉर्ट था, वेरी शॉर्ट, 2-2 नंबर का था, ये 3-3 नंबर का है। उसके बाद 5-5 नंबर का रहेगा। तो कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का वर्णन करना है। देखिए, यहां प्रश्न क्या बोला है कि कृषि अर्थव्यवस्था, मतलब कृषि का अर्थव्यवस्था पर जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, तो उस समय किस तरह से जो है वो प्रभावित किया कृषि क्षेत्र को, है ना, उस चीज के बारे में बोला है। तो प्रथम विश्व युद्ध के जो है उस समय हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय कृषि अर्थव्यवस्था में कई तरह से जो है असर डाला था। सबसे पहला कि युद्ध के दौरान कृषि और खाद्य वितरण पर दबाव पड़ा। देखिए, आप लोग एक चीज ये बोला जाए तो एक तरह से आप लोग का गोल्डन रूल है ना। गोल्डन रूल क्या है कि आप लोग जो भी आंसर लिखिएगा, अगर लॉन्ग
या फिर तो 3-3 नंबर का है या 5-5 नंबर का है, तो उसको जितना ज्यादा हो सके पॉइंट बना के लिखिएगा तो वो ज्यादा नंबर आप लोग को दिलाएगा। बस कहानी तरी लिख दे, ऐसे पेज है बस कहानी तरी भर दें ऐसे ऐसे, तो आप लोग का नंबर ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर इस तरह से आप लोग पॉइंट देते हैं तो कहीं ना कहीं जो है पॉइंट इस तरह से देने के बाद नंबर आप लोग का जो है वो बढ़ाएगा। पॉइंट जो है नंबर बहुत बढ़ाता है, तो कोशिश कीजिएगा कि पॉइंट में ये लिखने के लिए, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध ने कृषि अर्थव्यवस्था पर कई तरह से असर डाला। तो युद्ध के दौरान कृषि और खाद्य वितरण पर दबाव पड़ा। नौसैनिक है ना, जो नौसैनिक नाकेबंदी के कारण खाद्य आयात में, खाने वाला चीज को जो है आयात में कम आने लगा। वर्ल्ड वार के समय, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय युद्ध के कारण लोगों और घोड़े की खेती से जो है वो काम से दूर हो गए। मतलब देखिए युद्ध हो रहा था उस समय जो है लोग घोड़े और खेती से जो है वो दूर हो गए, क्योंकि जो है वो खेती कौन कर रहा है, युद्ध में सब चले गए थे घोड़ा सारा चीज लेके। और कृषि उत्पादन में कमी के कारण कीमत भी जो है था वो बढ़ गया था, जमाखोरी होने लगा था। मतलब जिनके पास कुछ चीजें था वो जमा करके रखने लगे और उसको ज्यादा भाव में फिर बेचने लगे थे। और युद्ध के बाद किसान पर भारी कर्ज भी था और उनके पास जरूरत से भी ज्यादा जमीन और उपकरण थे, जबकि उनके उत्पादन की मांग में काफी कमी आई थी। तो इस तरह से विशेष कर जो था वो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो कृषि पर जो है बहुत गहरा असर पड़ा था। गेहूं पर क्या असर पड़ा था वो चीज भी हम लोग देखते हैं। तो गेहूं के उत्पादन का उदाहरण देखकर जो है प्रथम विश्व युद्ध को कृषि अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव को समझा जा सकता है। गेहूं में क्या प्रभाव पड़ा हुआ था, तो युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा देश था और युद्ध के दौरान जो है गेहूं की कीमत में बहुत ज्यादा जो है वृद्धि हो गया था, गेहूं की कीमत में बढ़ोतरी हो गया था। और युद्ध जैसे ही खत्म होता है, युद्ध खत्म होने के बाद गेहूं के उपज में जो है सुधार भी किया गया और विश्व बाजार में गेहूं का अतिरिक्त जो है वो अति जो है स्थिति पैदा हो गया था। मतलब इस तरह से जो है पॉइंट आप लोग बना के लिखिएगा तो ज्यादा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट है मुद्रण इतिहास में गुटेनबर्ग प्रेस की भूमिका का चर्चा करना है। देखिए गुटेनबर्ग के द्वारा जो है वो प्रिंटिंग प्रेस लाया गया था, छपाई वाला। तो ये जब लाया गया तो उसके बाद किस तरह के फायदा हुआ या फिर तो क्या हानि हुआ, उस चीजों को हम लोग जो है यहाँ देखने की प्रयास करेंगे, ठीक है। तो वुहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का जो है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था और इस आविष्कार ने मुद्रण में जो है वो छपाई में बहुत क्रांति ला दिया था। किताब हो गया, अखबार हो गया, तरह तरह की चीज जो है वो छपाई होने लगा और गुटेनबर्ग की वजह से जो है पूरा यूरोप में साक्षरता दर पढ़ने के लिए भी जो है वो ज्यादा लोगों में वृद्धि हो गया था, यही गुटेनबर्ग के द्वारा, क्योंकि ये इसके द्वारा सबसे पहले जो है वो प्रिंटिंग प्रेस लाया गया था। उसके बाद क्या क्या भूमिका इसका रहा, तो गुटेनबर्ग जो था वो प्रेस ने किताब, समाचार पत्र, पैम्पलेट जैसे बहुत सारे चीज जो है उत्पादन जो है उसमें बढ़ोतरी हुआ, बहुत चीजें छपाई होने लगा। गुटेनबर्ग ने जो था वो प्रेस में पांडुलिपि और किताबों की सस्ते में बड़े पैमाने पर जो है बनाने का सुविधा भी दिया। और गुटेनबर्ग ने प्रेस की ज्ञान के प्रसार में मदद और लोकतांत्रिक विचार फैलाव में योगदान दिया। उसी तरह से गुटेनबर्ग जो था वो पुनः जागरण, ज्ञान उदय और वैज्ञानिक क्रांति को भी जो है प्रभावित किया। तो ये सारा पॉइंट बना के आप लोग का लिखना है, हर एक चीज पॉइंट बना के लिखिएगा, नंबर आप लोग अच्छा मिलेगा। हर कोई जो है इस तरह से नहीं बताएगा कि लिखना कैसे एग्जाम, है ना। एग्जाम जैसे कि हम लोग अभी तक में हम जो है वो एमकॉम कर चुके हैं, तो इसमें से हम लोग का नंबर इतना अच्छा आता था, उसका वजह था इसी तरह का पॉइंट बना बना के लिखना। इसलिए आप लोग भी बता रहे हैं कि अभी से आप लोग जो है पॉइंट बनाने के लिए सीख जाइए। नेक्स्ट है कि वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। वन संरक्षण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो वनों की, जैसे कि वन का संरक्षण करना है, जंगल को बचाना है, तो उसको लिए हम लोग क्या क्या जो है उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि वनों की कटाई और वृक्षारोपण की दरों में समान अनुपात होना चाहिए। जिस तरह से वन कटाई हो रहा है उस तरह से वृक्षारोपण भी होना चाहिए, उस तरह से रोपाई भी होना चाहिए, ठीक है। वनों को आग से बचाने के लिए निरीक्षण और गिरी और अग्नि रक्षा पथ भी बनाए जाने चाहिए। उसी तरह से पॉइंट देखिए, सब पॉइंट है ना, और यही पॉइंट आप लोग का नंबर बढ़ाएगा। आप अगर कहानी तरह लिखिएगा ना तो नहीं नंबर बढ़ने वाला है, ठीक है। वनों को रोगों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाई का भी छिड़काव करना चाहिए और वनों के महत्व के बारे में जन चेतना, मतलब लोगों को समझाना चाहिए कि अगर जंगल खत्म हो जाएगा तो क्या हानि होगा और अगर जंगल रहेगा तो क्या लाभ होगा, ये चीज समझाना चाहिए। आगे पॉइंट है कि वन संरक्षण और प्रबंधन के लिए जो है ग्रामीण समितियों को, मतलब ग्रामीण समिति बनाना चाहिए और विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए। वनों में ज्यादा चराई से बचाना चाहिए, ज्यादा जो है वो बैल बकरी जो लेके जो है वो चरा नहीं देना चाहिए। वन की कटाई पर रोक लगाना चाहिए, ईंधन के लिए लकड़ियां की कटाई पर रोक लगाना चाहिए। इस तरह से बहुत तरह तरह का पॉइंट आप लोग बना बना के लिखिएगा। और वन संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाए जा सकते हैं और वनों के लिए संरक्षण के लिए जो है वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में बनाया गया था, वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है। ये यहाँ हाईलाइट इसलिए किया गया है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि मोटे अनाज से आपका क्या तात्पर्य है, तो मोटे अनाज का मतलब होता है कि बड़े आकार के खुरदरी बनावट वाले अनाज, इन्हें जो है श्री अन्य या फिर तो मिलेटस भी बोला जाता है। जैसे कि इसमें मोटे अनाज में गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सब जो है बड़े अनाज होते हैं और इसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज से भरपूर होता है।
है ना। और मोटे अनाज जो है वो गरीबों के अनाज भी बोला जाता है, मोटे अनाज को, मक्का ये सब हो गया। नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? तो बहुत ज्यादा जरूरी है। लोकतांत्रिक सरकार है तो उसमें सत्ता का साझेदार होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो खूब लड़ाई होगा, है ना। तो लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता का साझेदारी जरूरी है, क्योंकि इससे से जो है वो समाज में संतुलन और न्यायिक स्थापना होती है। यह लोकतंत्र में जो है एक अहम सिद्धांत और सत्ता की साझेदारी के समाज में जो है वो शांति का स्थिरता जो है वो स्थिति को बनाए रखता है। अब पॉइंट हम लोग देखेंगे, पॉइंट ही तो जो है वो नंबर बढ़ाएगा। जी हाँ, तो सत्ता की साझेदारी के क्या क्या फायदा है? तो इससे सामाजिक समूह के बीच में टकराव कम होगा, लड़ाई झगड़ा कम होगा। इससे राजनीतिक व्यवस्था मजबूत होगा। इससे देश में एकता मजबूती होगी। इससे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा भी होगा। इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण भी होगा। और इससे जो है समाज में संतुलन और न्याय की स्थापना भी होगा। इस तरह से पॉइंट जरूर बनाइएगा, ठीक है। और सत्ता का साझेदारी के कुछ उदाहरण भी है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बीच में सत्ता का बंटवारा, है ना। इस तरह से जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या है? जातिवाद से मतलब जातिवाद, अगर हम लोग जाति को अगर जाति के लेकर लड़ाई झगड़ा अगर करते हैं, है ना, तो भेदभाव करते हैं, तो क्या इसका दुष्परिणाम हो सकता है? तो बहुत सारा दुष्परिणाम है, उसको हम लोग देख लेंगे। राष्ट्रीय एकता को नुकसान, जातिवाद की भावना से प्रेरित होकर जो है लोगों को अपने जातीय हितों की सर्वोपरि मान लेते हैं और राष्ट्रीय हितों में जो है ये उपेक्षा करते हैं। जातिवाद से क्या है? तो राजनीतिक भ्रष्टाचार भी होता है। राजनीतिक दल में जातीय आधार पर जो है गुट, जैसे कि इलेक्शन जब होता है ना, वोटिंग होता है, उस समय देखिए कि कितना जात जात में वोट चला जाता है ना। जात के नाम पर जो है कि हम ये यही जात को जो देंगे, अपना जात है। इससे जो है कि बहुत ज्यादा इसका जो है दुष्परिणाम होता है। अच्छा उम्मीदवार को नहीं चुना जाता है चुनाव में। ये सारा चीज आप लोग एक बार पॉइंट पढ़ लीजिएगा। अस्पृश्यता हो जाता है, छुआछूत हो जाता है ना। दहेज प्रथा, बाल विवाह, ये सब जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। समस्या, तरह तरह की समस्या आ जाता है जब ये चीजें होता है ना, जातिवाद, तो उसके चलते। नेक्स्ट है कि चुनाव आयोग, है ना। चुनाव आयोग के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट करना है। चुनाव आयोग का काम क्या है? तो युगांडा गणराज्य 1995 के संविधान के अनुसार, है ना, अनुच्छेद 61 के तहत चुनाव आयोग का निम्नलिखित कार्य है, हम लोग यहाँ देखेंगे। सबसे पहले की जो है ये सुनिश्चित करना होगा कि नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। चुनाव आयोग का सबसे पहला काम कि चुनाव जो है वो नियमित समय पर करना चाहिए, स्वतंत्र करना चाहिए और निष्पक्ष, किसी के पक्षपात में जो है चुनाव नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि संविधान के अनुसार चुनाव और जनमत संग्रह का आयोजन, संचालन और पर्यवेक्षण भी करना चाहिए। संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो है निर्वाचन क्षेत्र का सीमांकन करना चाहिए कि कितना क्षेत्र से जो है ये विधानसभा आएगा या फिर तो लोकसभा आएगा, और उस क्षेत्र को बंटवारा करना चाहिए। मतदाता जो है जो वोट देंगे उनको जो है रजिस्टर को संकलित करना और बनाए रखना, संशोधित करना, ये सारा चीज, वोटर लिस्ट वगैरह तरह तरह की चीजें बनाना, तो ये सब काम है। आगे इंटरनेट से क्या लाभ है? इंटरनेट के क्या फायदा है? बताइए कि इंटरनेट सब कोई यूज करते हैं। आप अभी भी वीडियो भी देख रहे हैं तो इंटरनेट की मदद से ही देख रहे हैं। तो इंटरनेट से देखिए, फिर यहाँ पॉइंट में लिखा हुआ है ना, कहानी जैसा नहीं लिख दिया, पेज नहीं भर दिया कहानी जैसा, इस तरह लिख के पॉइंट लिखा हुआ है। और इस तरह से पॉइंट अगर आप लोग लिखते हैं ना, तो देखिए कॉपी जो चेक करेगा उसको इतना पसंद कॉपी आएगा कि वो जो है खाली राइटिंग अगर अच्छा रहेगा, पॉइंट लिखा हुआ है ना, तो नंबर बोले दिल गदगद हो जाएगा उसका नंबर देने में। तो इंटरनेट से हम दुनिया भर की जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इंटरनेट से हम दूर दूर के लोगों से संपर्क में आ सकते हैं, जैसे कभी आते हैं, है ना, व्हाट्सएप पर, जैसे कभी आप लोग कहाँ ना कहाँ है, फिर भी जो है यूट्यूब के थ्रू आप लोग देख पा रहे हैं। इंटरनेट से ऑनलाइन हम लोग खरीद सकते हैं। इंटरनेट से हम लोग ऑनलाइन परीक्षा भी देते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। इंटरनेट से हम ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं, पेमेंट भी करते हैं। इंटरनेट से हम लोग फिल्म भी देखते हैं, संगीत भी सुनते हैं। इंटरनेट से हम लोग वीडियो कॉल भी करते हैं, तरह तरह का। इंटरनेट से हम लोग गेम भी खेलते हैं, इंटरनेट से हम लोग कार्टून भी देखते हैं, है ना। तो ये था आप लोग का इंटरनेट का महत्व। सब चीज पॉइंट में आप लोग को लिखना है, नंबर अच्छा मिलेगा। फिर से आप लोग का एक बार रिपीट कर देते हैं कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, जरूर कमेंट कीजिए। हम चतरा डिस्ट्रिक्ट से हैं, ठीक है। और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर अपने दोस्तों को जोड़ने के ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए। 5 नंबर का हम लोग प्रश्न देखेंगे, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। जर्मनी के एकीकरण कैसे हुआ, उस चीज को हम लोग यहाँ जो है वर्णन करेंगे। तो जर्मनी के एकीकरण के प्रक्रिया को वर्णन इस प्रकार किया गया। सबसे पहले कि 18वीं शताब्दी में जर्मनी जो है कई राज्य में बटा हुआ था, जैसे कि प्रसा हो गया, बवेरिया हो गया, सैक्सनी हो गया वगैरह। इन राज्यों में जो है वो राष्ट्रीय चेतना जगने के बाद जो है वो लोगों के एकीकरण की मांग शुरू कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ बात, तो 1848 में जर्मन संघ उदारवादी मध्य वर्ग ने जो है फ्रैंकफर्ट संसद में मिलकर जो है जर्मनी को एक राष्ट्र बनाने के लिए जो है फैसला लिया कि जर्मनी को एक अलग राष्ट्र बनाना है। हालांकि राजशाही और फौज की ताकत उन्हें जो है इस दबा दिया। उसके बाद फिर जो है कौन इसके भार लेता है, तो प्रसा का मुख्य
प्रमुख जो था है ना, प्रथा का जो है प्रमुख मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया और उन्होंने डेनमार्क हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, फ्रांस हो गया, इस सब से जो है युद्ध लड़ता है और इसके बाद ये युद्ध को जीतता है। और सीरान के युद्ध के बाद जो है दक्षिण जर्मनी के 4 राज्यों को जो जर्मन संघ में शामिल कर लिया गया और इन राज्यों का नाम जो थे वो बवेरिया, बादेन, बुटरवर्ग और हैंस, ये सबको जो है जर्मनी में शामिल कर लिया जाता है। और पर्सा का राजा है ना, उसको जो है किसको बनाया जाता है, तो पर्सा का राजा जर्मनी का भी जो है एक शासक को ही घोषित कर दिया जाता है। 18 जनवरी 1871 का विलियम्स प्रथम को जो है वो वहां का जर्मनी का राजा मतलब अभिषेक कर दिया जाता है। तो ये पॉइंट का आप लोग पढ़िएगा एक बार फिर से रिपीट करके, और नहीं समझ में आया फिर से एक बार रिपीट करके पीछे करके वीडियो को देखिएगा। 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के महत्व और प्रभाव को जो है विश्लेषण करना है। तो महात्मा गांधी द्वारा जो है शुरू किए गए असहयोग आंदोलन ने भारत की आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाया था और इस आंदोलन ने भारतीय राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई और उन्हें आजादी के लिए जो है लड़ने के लिए प्रेरित किया। और इस आंदोलन के जरिए जो है गांधी जी ने जो है वो ब्रिटिश सरकार को जो है हिलाकर रख दिया। अब क्या क्या प्रमुख जो है वो असहयोग आंदोलन से क्या क्या प्रमुख प्रभाव पड़ा, तो सबसे पहला प्रभाव यह पड़ा कि इस आंदोलन ने कांग्रेस के एक जन आधारित संगठन बनाया। इस आंदोलन ने भारतीय में जो है भारतीय राजनीतिक को जागरूकता बढ़ाया और इस आंदोलन से जो है वो भारतीय लोगों को आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया कि चलो रे सब कोई लड़ो, है ना, आजाद होना है अब हम लोग को। और इस आंदोलन से ब्रिटिश सरकार पर भारतीय मांगों पर जो है विशेष ध्यान जो था उसको देने का जो है ध्यान का देना को दबाव बढ़ाया गया। जैसे कि यहाँ देखिए ये पॉइंट में क्या बताया कि इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार पर और ब्रिटिश सरकार पर भारतीय मांग पर, है ना, जो भारत के मांग था उस पर ध्यान देने के लिए दबाव बढ़ाया कि भारतीय लोग ये चीज चाहते हैं, ये चीज दो। इस आंदोलन ने जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नए नए प्रमुख नेता उभर कर मंच पर आए और इस आंदोलन ने जो है भारतीय औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने से अपनी शक्ति पर विश्वास दिलाया और इस आंदोलन के चलते जो है देश में एकता और मजबूत भी बना। तो ये तरह का पॉइंट था। बहुउद्देशीय परियोजना की भूमिका को देश के विकास के संदर्भ में समझाएं। उसके बाद कामोदर वैली कॉर्पोरेशन का उदाहरण देकर जो है वो विभिन्न चटकों का लाभों का वर्णन करना है। शायद जो है क्वेश्चन मिस टाइप है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। बहुउद्देशीय नदी परियोजना से क्या क्या लाभ है, तो पहला लाभ कि इस परियोजना द्वारा जो है निर्मित बांध से बाढ़ पर जो है वो नियंत्रण कर सकते हैं और सिंचाई के लिए सुविधा मिलेगा। दूसरा क्या लाभ है, तो नदी घाटी परियोजना पर्यटक को आकर्षण केंद्र बनाता है। अगर कई बांध दिए हैं तो वहां जो है नौका वगैरह जो है वो चीज चला सकते हैं, लोग वहां घूमने के लिए जाते हैं, जैसे पतरातू डैम वगैरह तरह तरह हो गया। तो बांध के किनारे वृक्षारोपण करके जंगली जीवों को संरक्षण किया जा सकता है। जल विद्युत भी, जल जो है हम लोग बिजली भी उत्पादन कर सकते हैं। और हानियां क्या क्या है, जल जो है इसका हानि भी है, तो इससे जल का प्राकृतिक बहाव प्रभावित होता है, जलीय प्राणियों का प्रवास विस्थापित या फिर तो असंतुलित हो जाता है, ये मानव बस्तियों को जो है निवास स्थान भी स्थापित डूब सकता है और अगर बांध टूटने के बाद जो है अगल बगल के जो है पूरा गांव बह सकता है। मतलब ये लाभ है तो हानि भी है। जी हाँ, लाभ है तो हानि भी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संघीय सरकार की मुख्य विशेषता क्या है, तो विशेषता हम लोग देख लेंगे संघीय सरकार की। तो संघीय सरकार में जो है वो सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर के होते हैं, बिल्कुल होते हैं। संघीय सरकार में सत्ता का विकेंद्रीकरण भी होता है, संघीय सरकार में शक्तियां का बंटवारा भी होता है, संघीय सरकार में संविधान का सर्वोच्च होता है, मतलब संविधान से ही जो है वो पूरा चीज चलेगा। संघीय सरकार में न्यायपालिका भी स्वतंत्र होता है और संघीय सरकार में संवैधानिक मौलिक प्रावधान में बढ़ावा के लिए जो है बदलाव के लिए जो है वो सरकार दोनों स्तर के सहमति जरूरी होता है। देखिए संघीय सरकार जो है उसमें मौलिक प्रावधान अगर कुछ करना है तो दोनों स्तर के सरकार को सहमति जरूरी होता है। और संघीय सरकार में सरकार के हर स्तर पर अपना जो है क्षेत्राधिकार भी होता है। संघीय सरकार में सरकार के हर स्तर पर राजस्व का स्रोत का भी उल्लेख होता है। संघीय सरकार में देश की एकता और क्षेत्रीय विविध संयोजक के जो है मकसद होते हैं, तो वगैरह वगैरह जो है पॉइंट है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। भारत में संघीय सरकार है और भारत में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित है और इसे संघीय इकाई का नियंत्रित पदाधिकारी। 51 नंबर हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका एवं कार्य क्या क्या है। तो देखिए लोकतंत्र में राजनीतिक दल का काम क्या रहता है, तो राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो कि एक जैसा विचार रखते हैं और समस्याओं पर एक मत होकर जो है वो विचार करते हैं और राजनीतिक दल का नाम दिया जाता है। जैसे कोई भी जो है अगर चुनाव लड़ा जा रहा है तो बिना राजनीतिक दल का चुनाव होगा ही नहीं, मतलब उसमें एक तरह की सोच वाले लोग जुड़ते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं। राजनीतिक दल का महत्व, भूमिका एवं कार्य। लोकतंत्र के राजनीतिक दलों के अपना विशेष महत्व होता है। प्रजातंत्र में ये अनेक महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं
और क्या क्या है चीजें, पॉइंट हम लोग देखेंगे, काहे कि पॉइंट में ही दिखना है, नंबर मिलेगा। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, बिल्कुल लड़ते हैं, और अपने उम्मीदवार को अधिक से अधिक मत से जिताने का प्रयास करते हैं कि नहीं मेरा जो है, हम कोई पार्टी का भी नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हर पार्टी, जैसे कि कोई भी पार्टी है ना, वो बोलेगा कि नहीं मेरा जो कैंडिडेट जो है, मेरा जो विधायक हम खड़ा कर रहे हैं, जिसको उम्मीदवार खड़ा किए हैं, या हम जो सांसद को खड़ा किए उसका ज्यादा से ज्यादा वोट मिले, ये चीज चाहता है। राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं, अलग अलग, जैसे कि झूठ बहुत सारा बोलेगा, नेता जितना है ना, नेता इतना झूठ कोई नहीं बोलता है। ये चीज देंगे, ये अलग अलग योजनाएं को लाएगा कि ये चीज हम जीतेंगे, मुझे जिताएगा तो हम ये चीज देंगे, है ना, और आप लोग का स्थिति जो है वो सस्ता कर देंगे, जो भी महंगाई है उसके ऊपर नियंत्रण किया जाएगा, बिजली जो है वो बिल कम कर दिया जाएगा, तरह तरह जो है वो नेता लोग जो है वो बोलते हैं। राजनीतिक पार्टी देश के कानून का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और राजनीतिक पार्टी के चलते ही जो है देश, जैसे मान लीजिए कोई पार्टी है ना, अब कोई पार्टी है जो सत्ता में है, और दूसरा जो विपक्षी पार्टी है, अगर वो जो पक्ष में है वो बढ़िया काम नहीं कर रहा है तो तुरंत विरोध करेगा, ए तू बढ़िया काम नहीं कर रहा है ना, तो डर से वो बढ़िया काम भी करेगा। तो और भी बहुत सारा पॉइंट है, आप लोग वीडियो को रोक के या फिर तो पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। लास्ट है कि भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सड़क के बारे में बताना है। तो भारत में किन किन तरह का सड़क पाया जाता है, तो एक्सप्रेवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिला सड़क है, गांव का सड़क है, सबके बारे में हम लोग उदाहरण सहित समझेंगे। एक्सप्रेसवे वे राजमार्ग है जो एक है जो सामान्य वाहनों के अनुमति नहीं देता है, मतलब जो है उसमें जो है सामान्य वाहन नहीं चल सकता है, इससे जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये रास्ता में चला जाता है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण जो है वो कौन करता है, तो NHAI है ना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग पदाधिकरण द्वारा जो है इसका निर्माण किया जाता है, और यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत काम करता है। राजमार्ग में क्या होता है, तो राजमार्ग जो है वो यह राजमार्ग या फिर तो राज सड़क की देखभाल राज्य या प्रांतीय सरकार करती है, और यह राज्यों के प्रांतों को एक से देश से विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट है कि राज्य या प्रांत द्वारा एक सड़क जो है अंतराल में क्रमांकित राष्ट्रीय राजमार्ग के नीचे गिरता है। जिला सड़क हम लोग देख लेंगे, जिला सड़क क्या होता है, तो ये क्षेत्र जो है तालुकों को जोड़ता है, मुख्यालय को जोड़ता है। उसी तरह से गांव के सड़कें, तो गांव के सड़कें जो है वो सड़क नेटवर्क बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुल जो है वो सड़क 70% लगभग जो है वो गांव के ही सड़क होता है। तो ये आप लोग का सब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव जो है बन चुका है पहले, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग को जुड़ने बोल दिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप में जुड़ जाइए। और डिस्ट्रिक्ट, आप कौन डिस्ट्रिक्ट से है जरूर कमेंट कीजिएगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप लोग वीडियो देख रहे हैं। चैनल में पहली बार थे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर करके जाइएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।